अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रबिया इकबाल और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन इन आर्चिया इससे रिलेटेड है। हम आज पढ़ेंगे कि आर्चिया जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और उनकी जीन में वेरिएशन कैसे आ रही है। ठीक, तो आर्चिया जो है वो बेसिकली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं तो इसका मतलब है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती तो इसका मतलब है इनमें मियोसिस नहीं होता। ठीक है, इनमें माइटोसिस नहीं होगी, ये दोनों चीजें इसमें नहीं होगी, क्योंकि ये तो बेसिकली ट्रैक्टर है ऐसे ऑर्गेनिज्म के जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ऐसा ही है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन आर्चिया, जिसमें हम देखेंगे कि आर्चिया जो है वो बाइनरी फिशन या मल्टीपल फिशन के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं, बर्डिंग के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं, फ्रेगमेंटेशन के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। एक एक करके इन तीनों रिप्रोडक्शन के टाइप को कि किस तरह आर्चिया जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं पढ़ते हैं। बाइनरी फिशन में क्या होता है कि एक ही सेल होता है हमारे पास, पेरेंट सेल। ठीक, ये है हमारे पास पेरेंट सेल आ गया। अब पेरेंट सेल में ये जो न्यूक्लियस को किसे होती है, उसमें ये जो डीएनए होता है ना, और ये हो गया हमारे पास प्लाज्मा। ये सबसे पहले होता है, इसके डीएनए की होती है रेप्लिकेशन। ठीक है, और सबसे पहले स्टेप में होता है डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन देन अगला स्टेप हमारे पास आ जाता है, ये डीएनए जो है ये सबसे पहले होता है रेप्लिकेट। ठीक, रेप्लिकेशन के बाद अगला स्टेप हमारे पास आ जाता है इलोंगेशन। अब इस स्टेप में क्या होगा, ये जो सेल था वो पहले से साइज में बड़ा हो जाएगा और ये जो हमारा डीएनए था ये पोल्स में चला जाएगा। यहाँ पे ये जो प्लाज्मिड था बेसिकली ये भी रेप्लिकेट होगा। ठीक, एक प्लाज्मिड और डीएनए यहाँ पे चला जाएगा, एक प्लाज्मिड और डीएनए यहाँ। अब इलोंगेशन हो गई है, देन क्या होगा, सेल की डिवीजन हो जाएगी। ठीक, इस तरह हमारे पास दो डॉटर सेल चले के आ जाते हैं और एक एक प्लांट। तो इस तरह से बेसिकली बाइनरी फिशन, बाइनरी का मतलब होता है कि दो में डिवाइड कर जाता है सेल हमारा। ठीक है, ये पेरेंट सेल था, इलोंगेशन हुई, इलोंगेशन के बाद हमारे पास हो गई डिवीजन। ठीक है, और हमारे पास दो डॉटर सेल आ गए। एक तो हो गया ये वे। द नेक्स्ट वे बडिंग के हिस्से में क्या आता है, बडिंग के केस में हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास पेरेंट्स है। ठीक है, अब ये जो पेरेंट सेल होता है ना बेसिकली, इसके ऊपर ना एक बड बनना स्टार्ट करती। ठीक है, एक छोटी सी बड बनना स्टार्ट हो जाती है और ये जो डीएनए था ना ये भी
रेप्लिकेट होना स्टार्ट। अब क्या होगा नेक्स्ट, ये होगा कि ये जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ था, ये वाला डीएनए इधर मूव आउट कर जाएगा इस वाली बर्ड में, जो छोटी सी आउट ग्रोथ बनी है सेल के ऊपर। फिर क्या होगा, एक ये तो पेरेंट सेल हो गया ना ये वाला, ये अलग हो जाएगा, और ये जो बर्ड बनी थी जिसमें हमारे पास वो डीएनए चला गया था जो कि रेप्लिकेट हो चुका था, वो आ जाएगा। ये फर्दर सेल आगे से साइज में बड़ा हो जाएगा। देन ये भी ऐसे ही बडिंग के जरिए कर सकता है, या बाइनरी फिशन, या मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन के केस में ये होता है कि यही सेल है, यहाँ पे ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, वहां पे ये मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड हो सकता है, ठीक है। और जो है हमारे पास डीएनए रेप्लिकेट, वो भी मल्टीपल होगा, ठीक है। और उस तरह हमारे उसके केस में क्या होगा कि मल्टीपल डॉटर सेल बन जाएंगे, ठीक। फिर आ जाता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के केस में क्या होता है कि बहुत सारे जो सेल्स थे एग्रीगेट हो चुके थे, ठीक है, उनके फ्रेगमेंट वो टूटना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कह लें कि ये एक फिलामेंटस, बहुत सारे सेल आपस में एग्रीगेट हुए हुए थे, ठीक है। अब वो जहां जहां से टूटेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक यहां से टूट रहा है, एक यहां से टूट रहा है, एक यहां से, मैं दूसरे मार्कर से कहती हूँ प्रोमिनेंट, एक यहां से टूट रहा है, एक यहाँ से कट लगी जा रहे हैं, फ्रेगमेंट्स बनते जा रहे हैं, फ्रेगमेंट्स बनते जा रहे हैं। अब ये ऐसा पार्ट जिसमें सेल में डीएनए हो, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से इतना टूटा है, तो इसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो इंडिविजुअली अपने आप को बड़ा कर सकता है और एक पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो हिस्सा जो टूट के इधर आ गया, वो अब इंडिपेंडेंटली लिव कर सकता है, ठीक है, जिंदा रह सकता है। तो ये था प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है कि जितने भी डॉटर सेल बन रहे होते हैं, न्यू सेल अराइज हो रहे होते हैं, वो तो सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट सेल के। यूं कह लें कि वो क्लोन होते हैं अपने पेरेंट सेल, यानी उनका जो फिनोटाइप थी, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस थी और डीएनए था, वो तो बिल्कुल अपने पेरेंट सेल की तरह होता है। तो बात यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि फिर सेल के अंदर वेरिएशन कैसे होती है, जेनेटिक डिफरेंस कैसे आता है, जीन्स में वेरिएशन कैसे आती है, कैसे डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व होती हैं। तो जेनेटिक वेरिएशन जो है वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस के लिए भी बहुत ज्यादा देखी जाती है, यानी उसे सपोर्ट कर रही होती है, ठीक है, और सर्वाइवल के लिए। अब हम देखते हैं कि कैसे जेनेटिक वेरिएशन आई। सो जेनेटिक वेरिएशन के लिए दो तरीके हमारा ये जो आर्चिया है वो यूज करता है। सबसे पहला तरीका तो ये है कि होता यूं है कि जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होती है, डीएनए की रेप्लिकेशन के दौरान गलती से म्यूटेशन आ जाती है, या यूं कह लें कि डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ जाता है। तो उससे क्या होती है कि जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है। म्यूटेशन इन डीएनए, फॉर एग्जाम्पल ये था डीएनए, ये रेप्लिकेट कर रहा था, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, रेडिएशन की वजह से क्या हुआ, रेप्लिकेशन करते हुए एक म्यूटेशन आ गई डीएनए के सीक्वेंस में। अब ये जो म्यूटेशन है बेसिकली
ये जो म्यूटेशन है बेसिकली ये जेनेटिक वेरिएशन का सबब बनेगी। ये काज बनेगी कि डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ जाएगा। तो एक तो ये हो गया ना सबब, ठीक है। एक तो ये वजह हो गई कि म्यूटेशन आ जाती है जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन हो जाती है। और दूसरा ये होता है कि हमारा जो है आर्चिया वो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर करता है। वो कैसे? तीन तरीकों से। या तो ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए, एक ट्रांसडक्शन के जरिए, और एक लास्ट वन है कॉन्जुगेशन के जरिए। ठीक। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होती कैसे। अब क्या होता है, सम टाइम होता यूं है कि कुछ सेल जो होते हैं ना वो अपना, दो तरीके हो सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के केस में। वो कैसे? कुछ सेल जो है वो किसी वजह से जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। एक तो ये वजह हो, और दूसरा ये होता है कि कुछ सेल जो होते हैं वो बेचारे डाई कर जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, तो तब भी उनका जो जेनेटिक मटेरियल था, जो डीएनए था, वो इन्वायरमेंट में चला जाता। अब इनके केस में, ट्रांसफॉर्मेशन के केस में होता क्या है, हमारा जो सेल था वो क्या करता है, ये जो फॉरेन डीएनए होता है ना उसे टेकअप कर लेता है। एक तो था इसके पास अपना डीएनए, ठीक है। अब क्या होगा, इसने ना फॉरेन डीएनए जो है, जो किसी सेल के मर जाने की वजह से इन्वायरमेंट में आ गया था या किसी सेल के रिलीज करने की वजह से इन्वायरमेंट में आ गया था, वो इसने बेसिकली कर लेना है टेकअप। अब क्या होगा, इन आर्चियंस के ना डीएनए में यूं कह लें कि ऐसी ये प्रोटीन्स बनाते हैं डीएनए से। वो प्रोटीन क्या काम करती हैं, इस वाले डीएनए को, फॉरेन डीएनए को, जो इनका खुद का डीएनए होता है ना उसके साथ मिलाने में, जोड़ने में, फ्यूज करने में बड़ी हेल्प आउट होती। फिर इस तरह भी इनका जो डीएनए होता है ना, यूं कह लें कि उसमें वेरिएशन आ जाती है। ठीक, ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम आ जाते हैं ट्रांसडक्शन की तरफ। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि जो वायरसेस होते हैं ना वो क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल एक वायरस था, वो एक सेल में था, ये हो गया सेल का डीएनए, और ये हमारे पास आ गया है वायरस छोटा। अब ये वायरसेस क्या करते हैं, ये जब एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होते हैं ना, तो क्या होता है, इनकी रेप्लिकेशन के दौरान ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना उनका कुछ डीएनए का पोर्शन इनके डीएनए के साथ मिल जाता है। ठीक, जब ये एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होते हैं
ये जो उन्होंने कैरी किया हुआ था इस सेल का डीएनए, वो इस सेल के डीएनए को ट्रांसफर कर देते हैं। सो इस तरह भी इन सेल्स में जेनेटिक वेरिएशन आ जाता है। ठीक, ये तो था इस वाले सेल का अपना डीएनए। अब इंट्रोड्यूस कौन सा डीएनए हुआ? ये जो हमारा वायरस था, वायरस ने क्या किया? इसमें ये वाला जो डीएनए था उसको यहाँ पे रिलीज कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा? ये वाला डीएनए जाके इस डीएनए के साथ फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, इस फ्यूजन से क्या होगा? डीएनए में जो वेरिएशन आई थी ना, वो बात क्या हो जाएगी? बेसिकली इस तरह से ट्रांसडक्शन में वायरसेस के जरिए गलती से डीएनए जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाता है, तो इसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का मैकेनिज्म। तीन मैकेनिज्म होते हैं ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है, और ये है कॉन्जुगेशन। अब हम थर्ड वन वाला जो है वो मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। कॉन्जुगेशन के केस में क्या होता है कि दो सेल जो है वो एक दूसरे के करीब आते हैं। ठीक है, दो सेल एक दूसरे के करीब आ गए। अब क्या होगा? इन दो सेल के दरमियान एक फिजिकल ब्रिज बनेगा। उस फिजिकल ब्रिज को हम सेक्स पिल्लाई भी कहते हैं। अब ये जो डीएनए था यहाँ पे वो हो जाता है रेप्लिकेट। ठीक, अब वो सेक्स पिल्लाई के जरिए इसके साथ एक ब्रिज बना लेगा। ये सेक्स पिल्लाई जो है वो इसके साथ जाके ब्रिज बनाएगी। यूं कह लें कि यहां से भी एक, यहां से इसके साथ से जुड़े, ये एक बन जाएगी ब्रिज, एक रास्ता बन जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक डीएनए की ट्रांसफर के लिए एक रास्ता बन जाएगा। अब क्या होगा? ये जो है अब यहां से ये डीएनए यहाँ पे ट्रेवल कर गया। फिर क्या होगा? ये सेल आ जाएगा इधर, और ये जो हमारे पास जिसने टेकअप किया, ये तो था उसका डीएनए, और वो फिर इस वाले डीएनए के साथ जुड़ जाएगा, और इस तरह इस वाले सेल के डीएनए में जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशन। सो इस तरह ये अपने सेल के अंदर जो आर्चियंस हैं ये अपनी जेनेटिक वेरिएशन को मेंटेन करते हैं। ठीक है, सर्वाइवल के लिए। और यही जेनेटिक वेरिएशन इनकी ये शो करती है इनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करती है बेसिकली, कि वो कैसे इवॉल्व हुए। ठीक,
पहला जेनेटिक हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ आ गया होगा। इसमें 3 मैकेनिज्म होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन। हर एक में क्या हो रहा है कि हॉरिजॉन्टली जो है वो जो मटेरियल है वो टेकअप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे ये ट्रांसडक्शन था, ये था हमारे पास डीएनए, और वो इसमें कैसे कर गया, ये था हमारे पास डीएनए, इसको यहाँ पर यहाँ से इसने इंगल्फ किया और देन ये इसके साथ फ्यूज हो गया, तो फिर ये हमारे पास एक जेनेटिक वेरिएटेड सेल बन गया। तो इस तरह से आर्चिया के डीएनए में या जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशन था। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।